तो सबसे पहले हमने डे 6 में देखा था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें इंक्लूड होते हैं नोट्स। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो स्ट्रक्चर्ड तो होना होगा, चाहे शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट हो, चाहे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से हो, चाहे इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से हो। हर स्टेट्यूट आपको बताता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स। क्यों करते हो ये, क्यों बनाते हो ये स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन? इसलिए ताकि हम यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है कम्युनिकेट कर सकें। क्या? पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये तो बैलेंस शीट हुई। पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी एसेट्स, एंड ऑब्लिगेशंस इन लायबिलिटी, दैट टू एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड changes therein over a period of time। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेंजेस therein over a period of time है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेंजेस therein over a period of time है। और ये जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दैट शुड ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर हम आगे आए थे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया है मैनेजमेंट ने और दोज चार्ज विद गवर्नेंस ने इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो उस एंटिटी की नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, या ऑब्जेक्टिव को देखते हुए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। मान लीजिए एक एनजीओ है, तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होगी साहब? बैलेंस शीट बनेगी, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनेगा, और इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। और अगर नॉर्मल हुई पार्टनरशिप फॉर्म, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनरशिप के अंदर पीएनएल भी बनेगा। एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, भाई आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? बोले साहब हमको इनकम टैक्स के अंदर देना होता, तो ठीक है, फिर आपका इनकम टैक्स के हिसाब से बनाएंगे। अगर आप कहते हो हमें तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से स्कूल का एक्रेडिएशन करने के लिए चाहिए, तो फिर उस हिसाब से होगा। या कंपनी अगर हुई तो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन जो आपको बोला जाएगा कि शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वही फॉलो करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस अडॉप्ट करता है, या तो वो नेचर ऑफ एंटिटी या नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से डिसाइड करता है, या फिर लेजिस्लेशन खुद ही बोल देता है भाई साहब ऐसे बना दो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर हमने कहा भाई साहब ये बताओ कि मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस कौन होते हैं? तो हमने कहा भैया दोस्त विद गवर्नेंस वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एंटिटी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे। कुमार मंगलम बिरला और उनके साथ के सहयोगी ये डिसाइड करेंगे कि आइडिया सेल्युलर के अंदर हमको गवर्नमेंट को कितनी स्टेक देनी है। तो मैं बोलूंगा वो लोग दोस्त विद गवर्नेंस है। किसी भी एंटिटी में कॉरपोरेट गवर्नेंस को गवर्न करने वाली जो भी कमेटी है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स कमेटी हो, चाहे वो ऑडिट कमेटी हो, चाहे वो ग्रेवियंस कमेटी हो, जो भी कमेटी है, दे ऑल आर गवर्नेंस। तो जो गवर्नेंस करने वाले लोग होते हैं वो कहलाते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। एंड डे टू डे, और ये गवर्नेंस करने वाले लोग अकाउंटेबल भी होते हैं। ऑडिट कमिटी इज अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, तो वो अकाउंटेबल भी होते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो पर्सन होते हैं जिनको एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है कि आपको एग्जीक्यूट करना है, दैट इज योर एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम आए थे कि भाई साहब मिस स्टेटमेंट क्या होता है? तो हमने कहा था भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है अमाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है डिस्क्लोजर। जो अमाउंट, जो क्लासिफिकेशन, जो प्रेजेंटेशन, जो डिस्क्लोजर एंटिटी ने दिया है और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने चाहा था, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट। और इसलिए मैंने कहा था 3 सिनोनिमस लाइंस। एक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू।
दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर हम आए थे, भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमने कहा था कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, that financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud and error। और ऐसा कब होगा और ऐसा क्यों होगा? Why? In enabling the auditor, enabling the auditor so that he can express an opinion whether financial statements are prepared in all material respect as per financial reporting framework, and to report upon in accordance with the standards on auditing all your findings। Very simple। कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रीजनेबल अश्योरेंस लेने का है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, चाहे वो फ्रॉड के कारण हो, चाहे वो एरर के कारण हो। क्यों रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेना? ताकि वो इनेबल हो जाए ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल रिस्पेक्ट में, सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में एफआरएफ के अकॉर्डिंगली बने कि नहीं बने, और रिपोर्ट करना एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ये बात तो हम पहले ही देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं थी। ये रिवीजन था डे 6 का।